सवाल उठता है कि कोलिजियम सिस्टम को इससे पहले क्यों नहीं लाया गया। दरअसल इसके कारणों को समकालीन राजनीति के समाजशास्त्र से समझा जा सकता है। आजादी के बाद के पहले 20 साल लगभग पूरी तरह कांग्रेस के थे। 1967 में पहली बार उसे तब झटका लगा जब विधानसभा चुनावों के बाद 9 राज्यों में गैर कांग्रेस दलों की मिलीजुली सरकार बन गई। इन सरकारों में उन जातियों का प्रतिनिधित्व भी था जिन्हें समेटकर चलने में कांग्रेस विफल साबित हुई थी। इनमें मझौली और अपेक्षाकृत निचली जातियों के संगठन और नेता भी थे। 1977 इस प्रक्रिया का दूसरा अहम पड़ाव था, जब पहली बार केंद्र में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी। इस सरकार में पिछड़ी जातियों के कई प्रमुख नेता थे। इसी दौरान दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग यानी मंडल कमीशन का गठन हुआ। हालांकि उसकी रिपोर्ट आने तक जनता पार्टी की सरकार जा चुकी थी। 1977 में ही उत्तर भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में ओबीसी समुदायों के 2 नेता राम नरेश यादव और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने और दोनों ने अपने अपने राज्यों में पहली बार पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण लागू कर दिया। ओबीसी का दबदबा राष्ट्रीय राजनीति में पहली बार 1989 में ढंग से दिखा, जब कई ओबीसी नेता उभरकर सामने आए और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। 1990 का दशक राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक खींचतान के लिए भी जाना जाता है। 1989 के लोकसभा चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला और यहां से भारत कांग्रेस सिस्टम से गठबंधन सिस्टम के दौर में प्रवेश कर गया, जो 2014 तक चला। राजनीति विज्ञानी अतुल कोहली इस दौर को भारत में सरकार चलाने में बढ़ते संकट के काल के तौर पर देखते हैं। एक अन्य राजनीति विज्ञानी एमपी सिंह ने इसे क्राइसिस ऑफ इंडियन स्टेट माना। प्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी रजनी कोठारी ने इस बारे में एक प्रसिद्ध लेख लिखा है, जिसका शीर्षक है द क्राइसिस ऑफ मॉडर्न स्टेट एंड डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। ये तर्क दिया गया कि गठबंधन सरकारों में नीतियों को लेकर स्थिरता नहीं होगी और सरकार कब क्या फैसला कर ले, कह पाना मुश्किल होगा। ये दिलचस्प है कि जिस समय लोकतंत्र का समाज के निचले और मझोले तबकों में विस्तार हो रहा था और वंचित जातियों के लोग राजनीति और राजकाज में हिस्सेदारी लेने की कोशिश कर रहे थे, तो अकादमिक संस्थानों में बैठे विद्वान इसे भारतीय लोकतंत्र का संकट बता रहे थे। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि अकादमिक संस्थानों में आम तौर पर वंचित स्वर नहीं है या कम है। बहरहाल 1990 आने तक संसद और सरकार में सामाजिक विविधता का दबाव दिखने लगा था और इसी बीच वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक सरकारी नौकरियों में 27% पद ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिए। इससे तय हो गया कि सरकारी नौकरियों में भी अब सवर्ण वर्चस्व खत्म होगा। ऐसे लोग भी थे जो इस प्रक्रिया को लोकतंत्र का विस्तार बता रहे थे। योगेंद्र यादव ने राजनीति में दलित और पिछड़ी जातियों की बढ़ती हिस्सेदारी को दूसरा लोकतांत्रिक उभार माना। वहीं एंथ्रोपोलॉजिस्ट लूसिया मिकेलुत्ती ने इसे वर्नाकुलराइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी माना। लूसिया मिकेलुत्ती बताती है कि राजनीति में वंचित जातियों का उभार लोकतांत्रिक राजनीति के समाज के निचले तबके तक पहुंचने की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ भी है और ये आम जनता की चेतना में व्याप्त हो चुका है। क्रिस्टोफ जैफरलो भी इसे सकारात्मक रूप में लेते हैं और पिछड़ी जातियों के इस राजनीतिक उभार को साइलेंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। हाल ही में राजनीति विज्ञानी पवित्रा सूर्यनारायण ने बताया है कि पिछड़ी जातियों के राजनीतिक उभार और पदों में आ रही विविधता ने उच्च जातियों, खासकर ब्राह्मणों में ये भय पैदा कर दिया कि उनकी सामाजिक श्रेष्ठता भी खतरे में पड़ सकती है। यही वो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थिति है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज कोलिजियम सिस्टम लेकर आए। ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पहले जजेज केस 1981 के बाद ये तय हो गया था कि जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति यानी सरकार की सर्वोच्चता रहेगी। इसके बाद 2 ओबीसी नेता पी शिव शंकर और बी शंकरानंद केंद्रीय कानून मंत्री बने थे और जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता की शुरुआत हो चुकी थी। SC/ST के ज्यादा जज आए, इसकी मांग तेज हो रही थी। 1993 में केंद्र की सत्ता कांग्रेस के पास थी और पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। वे कानून मंत्री भी थे। कांग्रेस ने कोलिजियम सिस्टम लाने की जजों की कोशिश का कभी विरोध नहीं किया, बल्कि बाद में कांग्रेस शासन में कानून मंत्री बने कपिल सिब्बल ने तो 1993 के इस केस में कोलिजियम सिस्टम के पक्ष में बहस की थी। इस केस में उन्होंने दलील दी थी कि चीफ जस्टिस जजों के नामों की सिफारिश करें, इसके पहले उन्हें 2 या 3 वरिष्ठ जजों से परामर्श करना चाहिए। इस तरह जो राय बनेगी वह पूरी न्यायिक बिरादरी की राय मानी जाएगी और इसे मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य होना चाहिए। स्पष्ट है कि कपिल सिब्बल जो कह रहे थे वही बात कोलिजियम सिस्टम के रूप में लागू हुई। फर्क सिर्फ ये हुआ कि चीफ जस्टिस अब 4 सीनियर जजों की राय लेते हैं।
2004 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आने के बाद के 10 साल में भी कांग्रेस ने कभी कोलिजियम सिस्टम को बदलने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगता है कि कोलिजियम सिस्टम सामाजिक एलीट के वर्चस्व को सुरक्षित रख पा रहा था और कांग्रेस इस वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व कर रही थी या फिर इन वर्गों को नाराज नहीं करना चाहती थी। ये भी तथ्य है कि जजों की नियुक्ति का मामला 1990 में खोलने और इसे 9 जजों की बेंच को सौंपने वाले चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा को रिटायरमेंट के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। यही नहीं, कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा। उनके भतीजे दीपक मिश्रा आगे चलकर कोलिजियम सिस्टम के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश बने। धार्मिक अल्पसंख्यकों में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने को लेकर गठित कमीशन के भी वे अध्यक्ष बने। कोलिजियम सिस्टम के आने के साथ ही न्यायपालिका में सामाजिक विविधता लाने की कोशिशों का अंत हो गया। इस बारे में होने वाली तमाम मांगों पर केंद्र सरकार नियमित रूप से चीफ जस्टिस को पत्र लिखती है, जिस पर कभी कोई कार्रवाई कोलिजियम नहीं करता। केंद्र सरकार द्वारा संभवतः ऐसे 100 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन उच्च न्यायपालिका में SC/ST OBC के जज लगभग नदारद है।